के भी एग्जाम्स आने वाले हैं और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स जब तक हमारे पास है तो हम डेफिनेटली एक दिन में, 2 दिन में या फिर एक महीने के अंदर पूरी बुक की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, वो भी ये नोट्स पढ़ के। अब इस नोट्स में क्या क्या होने वाला है, कितने मार्क्स दिलवाएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी भी है, सोल से है, ड्यू से है, एनसी वैब से है, इग्नू से है, कहीं से भी हो, सबसे पहली चीज क्या फायदा है इसका, इजी लैंग्वेज रहेगी और फ्लो चार्ट्स रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड है, फालतू की लाइनें नहीं लिखी हुई, जो काम का है बस वही रट्टा लगा के जाना है, पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, 100% पासिंग नोट्स हैं, बस आपने ये पढ़ लिया तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा 10 ईयर या कोई भी एक्स्ट्रा बुक खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस इतना पढ़ना है और 100% पास हो जाओगे, और वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। तो सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज में आपको ये पूरी की पूरी कंप्लीट बुक मिल जाएगी, जिसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हिना टक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। जी हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, जो यूनिट चल रहा था, वो चल रहा है हमारा यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है ओवरहेड्स। ओवरहेड का एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है, ये सेकंड वीडियो है और लास्ट वीडियो रहेगी इस पूरे के पूरे यूनिट की। सो इसी के अंदर आप लोगों को मैं क्वेश्चन कराने वाली हूँ, साथ ही साथ आप लोगों को थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ इसी वीडियो के अंदर रहेगा, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। सो मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको वन शॉट भी जल्दी से जल्दी मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक को ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। तो हमें ओवरहेड्स तो पता चल गया क्या होता है हमारे इनडायरेक्ट। मैं यहाँ पे एक पेपर ले लिया, यहाँ पे पूरा चार्ट, फ्लो चार्ट बनाया ताकि सब कुछ इसी में कवर हो, लेकिन एक एक्स्ट्रा शीट ले लिया है साथ में ताकि और अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो सके आप लोगों को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ओवरहेड्स की, ठीक है, तो ओवरहेड्स जो होते हैं बेसिकली, तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। सो ओवरहेड्स जो होते हैं वो क्या होता है, हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, प्लस इनडायरेक्ट लेबर होता है, प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे क्या बनते हैं, ओवरहेड्स बनते हैं। यानी कि जो हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं, दैट मीन्स वो क्या बनता है, हमारा ओवरहेड्स बनता है, ठीक है। और जो कि मैंने आपको जो पहले भी वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। सो ये तो हमें समझ आ गया। तो अब हमें ये समझना है कि ये कौन से स्टेप्स हैं, स्टेप्स इन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन के कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो आप सोचोगे ये तो बहुत आसान है पता लगाना कि ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेप्स हमें क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, इसका रीजन क्या है। हमें तो साफ पता चल ही रहा है कि जो हमने इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो जो पता चल जाएगा दैट मीन्स वो ओवरहेड है। हाँ, ये तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन जब हम आगे किसी भी एक, जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेके आपको और अच्छे से क्लैरिफाई करती हूँ कि स्टेप्स क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, आपको अभी समझ आ जाएगा एग्जांपल देते ही। जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री है, ठीक है, मैं यहाँ एग्जांपल ले रही हूँ फर्नीचर की फैक्ट्री का, ठीक है। एक फर्नीचर की फैक्ट्री है, ठीक है, ये हमारी फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के अंदर दो मेन डिपार्टमेंट होते हैं, कौन कौन से। नंबर 1 इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एंड सेकंड वन इज सर्विस डिपार्टमेंट। यहाँ लिख रही हूँ डिपार्टमेंट को शॉर्ट में लिख रही हूँ डिपार्टमेंट। तो दो तरीके के डिपार्टमेंट यहाँ रहते हैं, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है कि बहुत, अब फर्नीचर की फैक्ट्री है तो इसमें एक सामान तो नहीं बनेगा, यहाँ पे बहुत सारे फर्नीचर से रिलेटेड सामान बनेंगे। जैसे यहाँ पे बेड भी बन रहा होगा, सोफा भी बन रहा होगा, टेबल भी बन रहा होगा, चेयर भी बन रही होगी, बोर्ड हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पर बन रही होंगी इस फैक्ट्री के अंदर। सो अब बात ये आती है, इन सबको बनाने के लिए बहुत सारे खर्चे, लेबर, मटेरियल यूज हो रहा होगा। सो हमें इतना पता लगाना है कि जो हमारे लिए इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, ठीक है। यानी कि जो ये तीनों की तीनों चीजें यहाँ पर आ रही हैं वो तो ओवरहेड को कंसिडर कर रही है। बट हमें एक और एग्जांपल से मैं यहीं पे इसको लेती हूँ। जैसे मान लीजिए बेड है, ठीक है। अब बेड को बनाने के लिए, ये सोफा को बनाने के लिए कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ बेड में यूज होते हैं। जैसे बेड को बनाने के लिए सिर्फ वो जो मटेरियल है वो सिर्फ बेड में यूज होता होगा, या कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो सिर्फ सोफा में यूज होता है, बेड में नहीं होते। तो वो तो हो गए कि वो पर्टिकुलर हमारे जो भी चीज हम बना रहे हैं उस पर यूज होता है। लेकिन कुछ मटेरियल, कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ कॉस्ट ऐसी होती है, मैं फिर से बोलूं, कुछ कॉस्ट यहाँ पर ऐसी होती है जो सबके लिए क्या होती है, कॉमन होती है, कॉमन होती है। तो उस कॉमन वाली कॉस्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बेड, ये सारी चीजें बनाने के लिए जो हमें रेंट लगता है वो लग रहा है 2 लाख रुपए का, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो क्या 2 लाख रुपए का जो खर्चा हुआ है क्या मैं सोफे में जोड़ दूं,
तो वो भी नहीं कर सकती क्योंकि सारा बर्डन सोफे पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि और भी तो सामान यहाँ पे बन रहे हैं ना। दैट मीन्स मैं एक इस खर्चे को पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट पे नहीं डाल सकती, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के खर्चे में ऐड नहीं कर सकती। ऐसे तो मेरी कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ जाएगी और मैं तो कभी मार्केट में प्रॉफिट कमा ही नहीं पाऊंगी, है ना। तो ऐसे नहीं होता। तो ये जो कॉमन खर्चे होते हैं वो सब में किस तरीके से डिवाइड होने वाले हैं, वही हमारे स्टेप्स हमें बताते हैं कि किस तरीके से आपको डिवाइड करना है, यानी कि कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो अप करने हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर होता होगा क्या क्या समझाया मैंने। सो अब एक बार इसको गो थ्रू करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आता है कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये पता लगाना है कि जो आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो किस तरीके से आप कलेक्ट कर रहे हो। आपको पता कैसे चलेगा कि ये इनडायरेक्ट है? तो सबसे पहला इनवॉइस, आपको इनवॉइस से पता चलेगा। नंबर 2 इज स्टोर रिक्वेजिशन स्लिप होती है। ये कब मिलती है? जब आप अपने सामान को गोडाउन से इशू करते हो तो आपको एक स्लिप मिलती है जिसको हम रिक्वेजिशन स्लिप भी कहते हैं। तो वहां से भी हमें पता चल जाता है कि कौन सी इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारी इनकर हुई है। नंबर 3 इज वेजेस एनालिसिस शीट, यानी कि जिसको हमने दिहाड़ी दी, हमने उसको एनालाइज करने की एक शीट बनाई थी, उसको हमने शीट बनाई थी। तो हमें वहां से पता चल गया कि इतने इतने हमारे खर्चे आए हैं, क्योंकि दिहाड़ी भी हमारे लिए एक्सपेंस है, कॉस्टिंग है, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में कंसिडर हो गया। लास्ट वन इज जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री से भी हमें पता लग जाता है कि ये हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट है। आई होप आपको क्लियर है। ये टॉपिक मैं बहुत आराम से समझाना चाहती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, वैसे कुछ टफ नहीं है। बस अगर आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाएगा तो और अच्छी बात है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम पहला स्टेप ही क्या करते हैं, अपने ओवरहेड्स को कलेक्शन करते हैं, उसका डेटा को कलेक्ट करना, कलेक्शन करना। नंबर 2 जो है वो आता है हमारा एलोकेशन एंड आपका अपोर्शमेंट। ठीक है, ये नंबर 2 स्टेप है। नंबर 3 में आता है रीअपोर्शमेंट होता है। नंबर 4 जो विच इज द लास्ट है, जो कि हमारा फोर्थ वन इज अब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये 4 होते हैं मेन। प्रैक्टिकल आपके यहाँ 3 से बनते हैं। ठीक है, तो आपको और अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए अब हम लेते हैं ये वाला, यानी कि एलोकेशन। ठीक है, अब हमारी बात आती है एलोकेशन की। एलोकेशन हमारा सेकंड नंबर पे आता है, एलोकेशन एंड अपोर्शमेंट। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको थ्योरी थ्योरी बता रही हूं, फिर उसके बाद जो है आपको प्रैक्टिकल भी करवाऊंगी। ठीक है, अब इन दोनों के मतलब को हम लोग जान लेते हैं तो हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमारा जो है एलोकेशन क्या है और अपोर्शमेंट क्या होता है। तो देखो, एलोकेशन का मतलब होता है बेसिकली हमारे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो खर्चे होते हैं। क्या बोला मैंने? पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी कि नाम से हमें समझ में आ रहा है एलोकेशन करना, यानी एलोकेट करना पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के खर्चे। जैसे मैंने बताया, प्रोडक्शन हो गया और सर्विस हो गया, तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट का ये जो है खर्चा है, तो यानी कि वो एलोकेशन कर लिया हमने। लेकिन अपोर्शमेंट का मतलब क्या होता है? तो देखो, अपोर्शमेंट का मतलब हमें ध्यान से समझना होगा कि अपोर्शमेंट का एक्चुअल मीनिंग है क्या। देखो, अपोर्शमेंट के मतलब को समझने के लिए हमें बस एक छोटी सी एक डेफिनेशन समझनी होगी कि मान लो जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, यहाँ लिख रही हूँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हैं, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के, अलग अलग डिपार्टमेंट के, उसको कैसे डिवाइड करें, किस किस में? प्राइम मतलब कौन सा? प्रोडक्शन और हमारा सर्विस डिपार्टमेंट में। मतलब वो जो इनडायरेक्ट खर्चे हुए हैं उसको हम कैसे डिवाइड करें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और हमारा सर्विस डिपार्टमेंट में। तो यही हमारा क्या कहलाता है? अपोर्शमेंट कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होता होगा कि मैंने क्या बोला है। ठीक है, अब आता है कि इसके अंदर कुछ चीजें हमें समझनी है कि ये क्या होता है। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, जो हमारा ये होता है इसको हम प्राइमरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत सारे बच्चे नोट्स के लिए पूछ रहे थे, तो उनको अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो वो भी ले सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि जो सेकंड वाला है एलोकेशन एंड अपोर्शमेंट, इसका एक और नाम भी होता है जिसको हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, एंड जो ये री अपोर्शमेंट होता है इसको हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको और थोड़ा सा और अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मान लो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता है बेसिकली नॉट डायरेक्टली चार्ज। ये डायरेक्टली चार्ज नहीं होते, इसका एक प्रॉपर अभी अभी आप थ्योरी समझ लो, उसके बाद एक टेबल बताऊंगी, उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया जाता है। ऐसे नहीं मन में आया तो कुछ भी डिवाइड दे दिया, तो एक टेबल आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। तो ये नॉट डायरेक्टली चार्ज होते हैं, पहली बात तो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है इक्विटेबल बेसिस पे कि किसको कितना कितना करना है। नॉट डायरेक्टली चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रपोर्शन होता है, जैसे कि रेंट और मेडिकल है।
ठीक है। अब रेंट है, जैसे मैंने आपको पीछे भी एग्जांपल दिया, जैसे रेंट है, रेंट 2 लाख का भी एग्जांपल दिया ना मैंने आपको। सपोज रेंट आ रहा है 1 लाख रुपए का, तो क्या मैं किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकती। तो मेरे को कैसे डिवाइड देना होगा, ये मेरा अपोर्शमेंट बताता है। ठीक है। थर्ड में आता है रीअपोर्शमेंट। रीअपोर्शमेंट को अच्छे से समझ लीजिए। रीअपोर्शमेंट को हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, जिसमें हमें ये समझना होता है रीअपोर्शमेंट का मतलब है, री मतलब होता है दोबारा से। दोबारा से कैसे, अब हम थर्ड वाला समझेंगे, री अपोर्शमेंट। ठीक है। रीअपोर्शमेंट इसमें क्या होता है, अब देखो जस्ट फॉर एग्जांपल ये हमारा डिपार्टमेंट है प्राइमरी का। ठीक है। प्राइमरी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, प्राइमरी, प्राइमरी, प्राइमरी ए, प्राइमरी बी एंड प्राइमरी सी। ये 3 डिपार्टमेंट मैंने यहां पर ले लिए, और यहां पर है आपका सर्विस डिपार्टमेंट। तो होता क्या है, रीअपोर्शमेंट में होता ही यही है कि जो भी आपके सर्विस डिपार्टमेंट की चीजें होती हैं वो कैसे डिवाइड होंगी, प्राइमरी ए में कितनी डिवाइड होंगी, प्राइमरी बी में कितनी डिवाइड होंगी, प्राइमरी सी में कितनी डिवाइड होंगी, यही आपका रीअपोर्शमेंट कहलाता है। इसका भी एक अलग से टेबल है, सो मैं अभी वो बताऊंगी तो और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा, और क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, हमारा फर्नीचर की फैक्ट्री है। सपोज प्राइमरी ए के अंदर सिर्फ बेड बन रहे हैं, यहाँ पे सोफा बन रहा है और यहाँ पे टेबल बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से है। सो कैसे ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है, जिसमें आप लोगों के जितने भी खर्चे वगैरह हैं, जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट के हैं, उनको कैसे डिवाइड करें बेड में, सोफा में और टेबल के डिपार्टमेंट में। सो वो आपका रीअपोर्शमेंट कहलाता है। लास्ट जो होता है आपका, वो आता है आप लोगों का ऑब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल है। अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड ऑफ ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन कॉस्ट यूनिट। इसमें प्रॉपर एक कॉस्ट यूनिट के हिसाब से निकाला जाता है। इसमें कॉस्ट सेंटर के हिसाब से होता है, प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है, जबकि इसमें पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाता है, यूनिट पर यूनिट। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होता होगा। एक और एक डिफरेंस है, वो अच्छे से हम लोग देखना चाहेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। सो एक डिफरेंस मैंने अलग तरीके से लिखा है अपोर्शमेंट और रीअपोर्शमेंट का, ताकि और अच्छे से क्लैरिफाई हो। अपोर्शमेंट में क्या होता है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से, क्योंकि ये पहले होता है। रीअपोर्शमेंट यानी सेकेंडरी बाद में होता है। एंड अपोर्शमेंट में क्या होता है, ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, यानी जो जितने भी ओवरहेड्स होते हैं वो सारे के सारे किस बेस पे चार्ज होते हैं, प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट के ऊपर चार्ज होते हैं, यानी दोनों पे चार्ज होते हैं। ये सिर्फ एक पे नहीं, दोनों पे चार्ज होते हैं। जबकि सर्विस डिपार्टमेंट जो होता है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, सर्विस डिपार्टमेंट जो होता है की जो कॉस्ट होती है वो किस पे चार्ज होती है, आपकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, P1 कह लो, PA कह लो, PB कह लो, PC कह लो, जो सोफा हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, इस तरीके से। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होता होगा कि मैंने आपको अच्छे से क्लैरिफाई करा दिया कि क्या है। सो अब हम हम लोगों ने अभी चारों के चारों स्टेप समझ लिए हैं, बस अब तो दो है जो हमें मेन समझने हैं। एक तो आता है अपोर्शमेंट, मतलब जो अभी मैंने बताया था आपको टेबल किस तरीके से समझना है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये हमारे ओवरहेड्स है, हमारे सामने दे रखे हैं, और उसको किस बेसिस पे हमें जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि एक प्रपोर्शन में बांटना है। सबसे पहले आपका फैक्ट्री रेंट हो या फिर फैक्ट्री बिल्डिंग का कोई डेप्रिसिएशन हो या फिर इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग हो, तो उसको आपको कैसे कंसीडर करना है, आपकी कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट पे कंसीडर होगा, या फिर फ्लोर एरिया जितना ऑक्यूपाई किया गया उसके अकॉर्डिंग आपका रेंट लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बताएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। नंबर 2 आपका आता है हीटिंग एंड लाइटनिंग। तो वो आपको कैसे आपको चार्ज करना है, नंबर ऑफ लाइट्स पॉइंट्स हो गए, या फ्लोर एरिया जितना ऑक्यूपाई किया गया है, या कितने घंटे वो लाइट यूज करी गई है, कितने वोल्ट, इफ द सेपरेट मीटर आर अवेलेबल, यानी कि अगर हमारे सेपरेट मीटर अगर अवेलेबल है तो उसके वॉट के हिसाब से भी हम उसको अलग से चार्ज कर सकते हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। फिर आता है डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, तो वो आपका वैल्यू ऑफ मशीनरी पे चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक पावर जो है वो आपका हॉर्स पावर ऑफ मशीन या मशीन आर, यानी मशीन के कितने आर्स लगे हैं उसके अकॉर्डिंग इसको चार्ज किया जाएगा। नंबर 5 आता है सुपरविजन। सुपरविजन आया है नंबर ऑफ वर्कमैन और अमाउंट ऑफ वेजेस पेड ऑन फ्लोर एरिया, यानी आपने कितनी दिहाड़ी दिया उसका अमाउंट से आप इसको चार्ज कर सकते हैं सुपरविजन को, या फिर नंबर ऑफ वर्कमैन हो गया, या फ्लोर एरिया के अकॉर्डिंग चार्ज करेंगे। 6 पे आता है स्टोर ओवरहेड, वो आपके डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू पे कंसीडर होगा। और 7th आता है मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस, जो कि आपके वेट ऑफ मटेरियल पे डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा, यानी वेट ऑफ मटेरियल ऑफ ईच डिपार्टमेंट, है ना। तो इस तरीके से आपका निकाला जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ।
सो एक तो ये टेबल इंपॉर्टेंट था, और अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं। अब आता है हम लोगों का रीअपोर्शमेंट। सो रीअपोर्शमेंट का जो हमारा है, आपको मैंने अभी बताया था, रीअपोर्शमेंट में दोबारा से होता है। वो कैसे होता है? जो सर्विस डिपार्टमेंट होता है हम लोगों का, अभी मैंने आपको अच्छे से और क्लैरिफाई भी किया था कि जो भी हमारे सर्विस डिपार्टमेंट होता है, उससे जितने भी उसके जो कॉस्टिंग होती है वो हमारे को किस पे चार्ज होती है? हमारे आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज होती है। जैसे है ना, पीए, पीबी, पीसी, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट के ऊपर डिवाइड होती है। तो उसी का ये टेबल है, सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट है ये। तो बेसिस ऑफ अपोर्शमेंट कैसे होगा? जैसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है तो कैसे होगा? एक्चुअल सर्विसेज यूटिलाइज की, आपने कितनी सर्विसेज यूटिलाइज की है, रिकॉर्ड आर मेंटेन और आर वर्क फॉर ईच डिपार्टमेंट की। एक डिपार्टमेंट ने का जो आर वर्क है, कितने घंटे का काम है, वो कंसीडर होता है। फिर आता है पेरोल हो गया या टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट हो गया। तो वहां तो आपको पता ही क्या चीज कैसे कंसीडर होती है। डायरेक्ट लेबर आवर्स हो गए, मशीन कितने घंटे चली, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। फिर आता है पर्सनल डिपार्टमेंट। पर्सनल डिपार्टमेंट में क्या आता है आप लोगों का? रेट ऑफ लेबर टर्नओवर आएगा या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेस पे चार्ज होगा। स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट है, इसमें आप देख रहे हैं सारे डिपार्टमेंट वाले हैं और ये सारे सर्विसेज वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आता है स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट में आता है नंबर ऑफ रिक्वेजिशन, क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज किया आपने, कितनी मटेरियल जो है वैल्यू, कितने वैल्यू ऑफ मटेरियल आपने परचेज किया है। परचेज डिपार्टमेंट में आता है नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, आपके परचेज ऑर्डर कितने हैं, मटेरियल कितना परचेज किया, उसके हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा। वेलफेयर डिपार्टमेंट में आता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हिसाब से चार्ज होगा। इंटरनल ट्रांसपोर्ट सर्विस, ओवरहेड सर्विस हो गया, तो वो आपका वेट हो के हिसाब से, प्रोडक्ट का वेट कितना है, सामान का वेट कितना है, वैल्यू कितना है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, उसके हिसाब से इसको चार्ज किया जाएगा। सो ये दो टेबल थे जिसके अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अच्छे से समझा दिए जब क्वेश्चन। अब तक हम लोगों ने सारी की सारी जो ओवरहेड की थ्योरी थी वो भी हमने समझ ली है। साथ ही साथ हम लोगों ने जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो भी हम लोगों ने समझ लिया है। तो अब हम आते हैं अपने फॉर्मेट पे। पहले हम सारे फॉर्मेट्स और फॉर्मूलेस देखते हैं, उसके बाद इनके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद ये पूरी यूनिट समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले इसके फॉर्मेट की अगर बात करूं, फॉर्मेट है फॉर कैलकुलेशन ऑफ मशीन आर रेट, यानी कि मशीन आर रेट को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मेट है। बहुत इजी सा फॉर्मेट है, बस आपको ये समझ लिया तो दैट मीन्स आपके क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। सबसे पहले पर्टिकुलर्स आएगा, पर मशीन आएगा, फिर आएगा पर मशीन पर आर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पर मशीन, यानी कि पर मशीन की अगर बात करें पर एनम, ठीक है, क्या है पर एनम। यहाँ पे हम पर एनम के लिए ये वाला कॉलम रहेगा, लेकिन पर मशीन पर घंटे का जो दूसरा वाला कॉलम है। सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस यानी कि फिक्स चार्जेस कौन से होते हैं जो कि चेंज नहीं होते, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, हमारे फिक्स चार्जेस वो रहते हैं। जैसे कि रेंट एंड रेट्स, आप प्रोडक्शन कम करो ज्यादा करो ना करो, रेंट तो जाएगा ही जाएगा। सुपरवाइजर की सैलरी भी जाएगी, हीटिंग एंड लाइटिंग भी जाएगा, इंश्योरेंस भी जाएगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी यूज होगा, एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स। ये सारे जो हैं फिक्स चार्जेस है जो कि लगते ही लगते हैं, आपके प्रोडक्शन ज्यादा कम या ना होने से इनको इम्पैक्ट नहीं आता। ये जरूर लेने हैं। तो उसके बाद इनका टोटल कर देना है, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस यानी फिक्स चार्जेस आपके टोटल होके नीचे लाइन डाल देंगे आप। फिर आते हैं आपके स्टैंडर्ड चार्जेस पर आवर, यानी आप एक घंटे के जो फिक्स चार्जेस हुए हैं आप उसको कैसे निकालोगे। पर आवर के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, जब भी हमें एक चीज निकालनी होती है तो हमेशा डिवाइड देते हैं और ज्यादा निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। बस एक छोटा सा लॉजिक हम क्लास सेकंड से पढ़ते आ रहे हैं। स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर निकालने के लिए हमें टोटल स्टैंडिंग चार्जेस लेने हैं, अपॉन में इफेक्टिव मशीन आवर्स लेने हैं, यानी जितने मशीन आवर्स लगे वो, अपॉन में सॉरी ऊपर क्या आएगा, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, दोनों को डिवाइड देंगे, देन यू विल गेट स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर निकल जाएगा कि भाई एक घंटे में टोटल जो चार्जेस लगे हैं इनके वो कितना आया। फिर आता है वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल होते हैं यानी कि जो प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ही यूज होंगे, यानी कि प्रोडक्शन किया जाएगा तो ही ये होते हैं, अदरवाइज ये नहीं होते। ठीक है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतने ज्यादा एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन कम तो एक्सपेंसेस भी कम, वो सारे हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कि डेप्रिसिएशन, आप मशीनरी यूज करोगे तभी तो ज्यादा से ज्यादा डेप लगेगा ना, तो ये डेप्रिसिएशन आएगा। पावर भी तभी यूज होती है, रिपेयर मेंटेनेंस भी तभी होती है, जब आप मशीन को अगेन एंड अगेन यूज करोगे तो आपको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। ये आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, तीनों को ऐड करोगे तो आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, यानी कि मशीन आर रेट आपका निकल जाएगा। ये बहुत ईजी फॉर्मेट था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ बताया गया, जैसे वर्किंग नोट 1 के लिए यहाँ नीचे दिया गया इफेक्टिव मशीन आर के लिए आपको सबसे पहले कैलकुलेशन में क्या करना होता है, टोटल वर्किंग आर एक्सपेक्ट कितने करेंगे वो लेना है, जिसमें आपको 3 चीजें माइनस करनी है। सबसे पहले अनप्रोडक्टिव मेंटेनेंस आर माइनस करना है, फिर आता है अनप्रोडक्टिव सेटअप टाइम माइनस करना है, फिर आपको माइनस करना है ओवर टाइम आवर्स। तीनों को माइनस करोगे तो यानी कि आपका इफेक्टिव मशीन आवर्स निकल जाएगा। बहुत इजीली फॉर्मेट था, बहुत इजी था जो मैंने
सो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने ओवरहेड्स के। जैसे कि हम लोगों ने फॉर्मेट और फॉर्मूले समझ लिए हैं, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2010। यानी कि अब हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है, मटेरियल यूज कितना हुआ है, ₹72,000 हुआ है, डायरेक्ट वेजेस 60,000 हुई है, मशीन आर 20,000 है, लेबर आर 24,000 है, ओवरहेड चार्जेबल टू द डिपार्टमेंट 4,800 है। So on one order to be carried out in the month of February 2010, the relevant data were मटेरियल दे रखा है 4,000 का, डायरेक्ट वेजेस 3,300 के, मशीन आर 1,200 है एंड लेबर आर 1,650 है। सो हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये बिल्कुल फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है। अगर इसको बस फॉर्मूला कर ले तो समझ लेना आपके जो 9 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है वो इजिली आप उसमें 10 नंबर ले पाओगे। सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो यहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन है, यानी कि ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड वाला जो मैंने टॉपिक बताया था ये वहीं से बन रहे हैं क्वेश्चन। तो डायरेक्ट लेबर आर रेट निकाल रहे हैं, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस निकालना है, मशीन आर रेट निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, डिवाइड करके। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, देखो हमारे सामने फॉर्मूला है डायरेक्ट लेबर आर रेट। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बस आपको इतना याद रखना है ओवरहेड्स ऊपर आएगा। अगर आप पेपर में भूल भी जाओगे ना तो बस इतना याद रख लेना कि जैसे ही डायरेक्ट लेबर आ रहा है, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस आ रहा है, तो समझ लेना ओवरहेड चैप्टर है। तो सबसे पहले ओवरहेड ऊपर रखना है, सब सारे फॉर्मूले में ओवरहेड ऊपर रखना है और जो चीज बोली है निकालने के उसको नीचे रखना है। जैसे डायरेक्ट लेबर आर रेट है तो लेबर आर नीचे आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम नीचे अगर परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस निकालेंगे तो देखो ओवरहेड बिल्कुल सेम है, ऊपर सेम एज इट इज आ रहा है, इनटू 100 करना है और नीचे क्या आएगा, डायरेक्ट वेजेस, क्योंकि यहाँ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस निकालना है तो डायरेक्ट वेजेस आएगा। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है, जब वो परसेंटेज बोलेगा तो ही इनटू 100 करना है, अदरवाइज इनटू 100 नहीं करना। अब जैसे यहाँ पे मशीन आर रेट निकाल रहे हैं, यहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं हो रही, सिर्फ मशीन आर रेट निकाल रहे हैं, तो ओवरहेड तो सब में आता ही है और नीचे क्या आएगा, मशीन आर। देखो कितना सिंपल फॉर्मूला है, याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो आओ फटाफट इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हमें क्या क्या चीज गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट लेबर आर रेट निकालेंगे, ओवरहेड्स चाहिए। तो ओवरहेड क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है, हाँ बिल्कुल गिवन है। ओवरहेड जो है डिपार्टमेंट का 48,000 गिवन था, सो हमने ओवरहेड की जगह 48,000 ले लिया। मैं जूम कर करके दिखा रही हूँ। तो उसके बाद क्या चाहिए, लेबर आर्स। तो लेबर आर हमें गिवन है, हाँ बिल्कुल गिवन है, क्वेश्चन में 24,000 गिवन है। देखो मशीन आर के नीचे लेबर आर गिवन है 24,000, तो वो हमने डिवाइड देके ₹2 पर आवर निकल गया, यानी डायरेक्ट लेबर आर रेट निकल गया। तो वो आ रहा है ₹2 पर घंटा। फिर आता है उसके बाद सेकंड पार्ट आता है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। फिर से ओवरहेड कितने के आएंगे, 48,000 के, जो हमने अभी लिखे थे। डायरेक्ट वेजेस कितनी थी, तो डायरेक्ट वेजेस हमारे को गिवन है क्वेश्चन के अंदर, देख लेते हैं कितनी है, 33, सॉरी डायरेक्ट वेजेस हमें गिवन है यहाँ पर, कितनी दे रखी है, तो डायरेक्ट वेजेस हमें गिवन है 60,000। कितनी है, 60,000। तो 60,000 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी सारी की सारी चीजें। तो हमने इसको सॉल्व करेंगे तो 80% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80%। ये देखो ना, डायरेक्ट वेजेस यहाँ 60,000 यहाँ गिवन है, ठीक है, तो हो गया। फिर 48,000 को डिवाइड दिया 60,000 से, इंटू 100 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 80% का आ जाएगा। देखो ये सॉल्व करके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या निकालेंगे, मशीन आर रेट। मशीन आर रेट कैसे निकलेगा, फिर से ओवरहेड 48,000 क्या, मशीन आर। मशीन आर अभी बताया था ना 20,000 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये रहा। लेबर आर के ऊपर देखो तो कितना है, 20,000। 20,000 आवर्स, दोनों को डिवाइड देंगे, देन यू विल गेट ₹2.40 पर आवर, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया मशीन आर रेट। अच्छा जी, उसके बाद हमें अगर निकालना है कॉस्ट ऑफ ऑर्डर का कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे, मेथड में मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, जो जो दिया वो लिख लिया, 3 कॉलम बना लिए, एक तो डायरेक्ट आर लेबर आर का और एक डायरेक्ट वेजेस का और एक मशीन आर रेट का, जो जो तीनों निकाले उनकी परसेंटेज, ठीक है। तो सबसे पहले मटेरियल कितने का था, देखो मटेरियल हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो कितना है मटेरियल भाई, 4,000 का गिवन है। देखो साफ साफ दिखाई ये रहा है 4,000, ठीक है, 4,000। तो 4,000 ले लिया। डायरेक्ट वेजेस हमें फिर से 4,000 है और मशीन आ रेट 4,000 है। डायरेक्ट वेजेस कितनी है, 3,300 अभी बताया, 33 वो सेम रहेगी, 33 फिर से सेम रहेगी। फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे निकाले, अभी हमने क्या करना है, 1650 ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन था और हमने उसको मल्टीप्लाई किससे देना है, डायरेक्ट लेबर आर रेट जो ₹2 था, तो मल्टीप्लाई दे देंगे तो आंसर कितना आएगा, तो आंसर आएगा 3,300 का। फिर ऐसे ही हमें यहाँ पे एक चीज बोली गई थी, हमें निकालना क्या था, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो कितना, 80% ऑफ 3,300, ठीक है। तो हमने निकाल दिया, 80% ये रहा,
3300 का जो जो परसेंटेज निकाले उसको बस ऊपर वाले जो क्वेश्चन में गिवन है उससे मल्टीप्लाई देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 3300 का 80% आता है 2640। ऐसे ही अब हम 12 आवर्स जो है, सॉरी 1200 घंटे का निकालना है इंटू 2.40 पर पैसा से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2880। तो इनका टोटल कर देंगे तो आंसर आ रहे हैं इन लोगों के टोटल कॉस्ट के। डायरेक्ट लेबर आर रेट आ रहा है 10,600 और डायरेक्ट वेजेस का परसेंटेज का टोटल आ रहा है 9940। मशीन आर रेट का आ रहा है 10,180। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये फॉर्मूले बेस्ड है, जितने फॉर्मूला है बस ओवरहेड ऊपर रखना है, परसेंटेज आए तो इंटू 100 करना है, अदरवाइज नहीं करना। और जो भी पूछा उसको नीचे रख देना, यानी लेबर आर पूछा तो नीचे लेबर आर, डायरेक्ट वेजेस पूछी तो डायरेक्ट वेजेस, आर रेट मशीन आर पूछा तो मशीन आर नीचे। देखो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे आपसे सॉल्व हो जाएंगे, और ये ऑलरेडी क्वेश्चन 2010 में 12 में कई बार आया हुआ है। सो मैंने आपको करवा दिया, इस तरीके के सारे क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। सो अब चलते हैं मशीन आर रेट पे। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन। सो मैं आपको बस एक और गो थ्रू करवा देती हूँ, जैसे कि ये एक और क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करना है, मशीन कॉस्ट निकाली है, डायरेक्ट वेजेस निकालने को बोला, मशीन आर रेट बोला या डायरेक्ट लेबर आर रेट बोला, रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट बोला, बिल्कुल सब कुछ गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। जैसे ही परसेंटेज बोले, जैसे स्टार्टिंग के दो में बोला था परसेंटेज, तो देखो इंटू 100 करा है। फिर मशीन आर रेट में कोई परसेंटेज नहीं बोला तो इंटू 100 नहीं किया। डायरेक्ट लेबर आर रेट निकाला जो हमने पीछे भी निकाला था अभी, तो इंटू 100 नहीं किया। रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट निकाला तो भी इंटू 100 नहीं किया। सो बस देखो सब में ओवरहेड ऊपर ही आ रहा है, नीचे जो चीज निकालनी है वही हो रहा है। जैसे मशीन आर रेट के नीचे क्या है, मशीन आर आ रहा है, डायरेक्ट वेजेस तो डायरेक्ट वेजेस, मटीरियल कॉस्ट तो मटीरियल कॉस्ट, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। जस्ट अ सेकेंड, अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिफाई हो, ठीक है। सो क्वेश्चन है हमारा यहाँ से स्टार्ट। तो देखो जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा जूम कर रही हूँ तो स्किप हो रहा है, अब ठीक है। सो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, अ मशीन शॉप सेंटर कंटेन 3 आइडेंटिकल मशीन ऑफ इक्वल कैपेसिटी, यानी कि इस मशीन की जो, मतलब यहाँ पे एक मशीन शॉप सेंटर है जो कि 3 आइडेंटिकल मशीन्स हैं, इक्वल कैपेसिटी है उनकी। 3 ऑपरेटर आर एम्प्लॉयड ऑन ऑल मशीन, पेबल 20 रुपीज आर ईच। द फैक्ट्री वर्क फॉर 48 आवर्स अ वीक विच इंक्लूड 4 आवर्स सेटअप टाइम। मतलब क्या है इसका, यानी कि जो फैक्ट्री वर्क है 48 आवर अ वीक, जिसमें 4 घंटे का सेटअप टाइम है, एंड द वर्क इज जॉइंटली डन बाय द ऑपरेटर, भाई जाहिर सी बात है वो तो, एंड द ऑपरेटर आर पेड फुल्ली फॉर द 48 आवर्स, इन एडिशन दे आर पेड बोनस ऑफ रुपीज, सॉरी 10% ऑफ प्रोडक्टिव टाइम वेजेस। यानी कि जो ऑपरेटर को पे किया जाता है फुल्ली 48 आवर्स का, लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा करते हैं तो उनको बोनस मिलता है 10% का। Costs are reported for the company on the basis of 13(4). Just a second. Next अभी ठीक है। So weekly period, the company for the purpose of computing machine hour rate include direct wages of the operator आ रहा है इसमें, और आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स एलोकेटेड भी आ रहे हैं, और डिटेल दे रखी है, डेप्थ दे रखा है 10% का क्वेश्चन के अंदर ही। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है मशीन की, 52,000 रुपीज है। एंड मेंटेनेंस रिपेयर आपका पर वीक 60 रुपीज है। कंज्यूमेबल स्टोरेज पर वीक पर मशीन इतना है, मतलब कितने कितने खर्चे रिपेयर मेंटेनेंस का सब बता रखा है, डेप कितना लगता है, कितना रुपए का खर्चा आता है। पावर बता रखी है 20 यूनिट पर प्रोडक्टिव आवर पर मशीन एट द रेट ऑफ 80 पैसा पर यूनिट के हिसाब से बता रखी है। अपोर्चमेंट टू द कॉस्ट सेंटर, रेंट पर एनम दे रखा है 54। सो हीट एंड लाइट का पर एनम दे रखा है आपको 9,720 एंड फोरमैन सैलरी दे रखी है पर एनम 12,960। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, रनिंग वन मशीन फॉर फॉर 4 वीक पीरियड, है ना, मशीन आर रेट निकालना है। सो देखो बहुत सिंपल है, स्टैंडिंग ऊपर आएंगे आपके जितने भी फिक्स चार्जेस है, और नीचे आपके क्या आ जाएंगे, मशीन के एक्सपेंसेस ले लेंगे हम सारे के सारे। सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस जो आपके बिल्कुल फिक्स है, जो चेंज नहीं होते, जैसे रेंट, हीट, लाइट, फोरमैन सैलरी, ये तो जाएगी जाएगी, प्रोडक्शन करो ना करो, कम करो ज्यादा करो, जाएगी। सो रेंट कितना है, 5400 का है, ठीक है, वो हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हीट एंड लाइट, वो आपका 9,720 अभी ऊपर ही बताया था, वो ले लिया, ये क्वेश्चन में गिवन है सब कुछ। फोरमैन सैलरी ये भी गिवन है, लास्ट लाइन देखो आप, ये रही,
ये तीनों चीजें यहाँ दे रखी है, 5400 भी दे रखा है, 9720 भी दे रखा है, यानी कि हीट एंड लाइट का भी दे रखा है, सैलरी भी दे रखी है 12,960। तो बस हमने तीनों को जोड़ दिया है और टोटल कर दिया, तो आया 28,080 रुपए, यानी कि 28,080 रुपीज आए। हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रही हूँ ताकि जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी अच्छे से चीजें समझ आ सके और उनको भी बेनिफिट हो सके। सो उसके बाद ये टोटल हो गया, और उसके बाद स्टैंडिंग चार्जेस पर मशीन फॉर 4 वीक, यानी कि 4 वीक का, 4 वीक्स का हम लोग निकाल रहे हैं स्टैंडिंग चार्जेस पर मशीन का, है ना। तो उसके लिए करना क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी कॉस्टिंग देते हैं, है ना। तो किस तरीके से निकलेगा, तो ये तो हमें ऑलरेडी टोटल करके अभी हमने निकाल लिया, स्टैंडिंग चार्जेस इनटू 4 वीक। 4 वीक है तो 4 से मल्टीप्लाई, कितनी मशीन है, 3 मशीन है तो 3 से डिवाइड, अगर यहाँ 6 मशीन होती तो 6 से डिवाइड करते। 52 वीक टोटल होते हैं, तो इसलिए ले लिया 52 वीक्स। तो इन सबको सॉल्व कर देंगे, देन यू विल गेट, आपका आंसर आ जाएगा 720 रुपए। कितना है, 720 रुपए। फिर आपका आता है डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस कैसे निकलेंगी जी, अभी आपको पीछे ही मैंने बताया कितने घंटे काम हो रहा था, 48 आवर्स हो रहा था। कितने हफ्ते हैं टोटल, 4 वीक्स है, ठीक है, 4 वीक्स है। अच्छा, ये अभी आपको पीछे बताया था। और साथ ही साथ आपको 20 की इंफॉर्मेशन भी ऑलरेडी गिवन थी। तो ये आपका आ गया सॉल्व करके, जहां मैं थी अभी, तो वो आपका आ रहा है 3840 आएगा। ठीक है, बोनस का क्या करना है, बोनस के ऊपर एक लाइन है, जब मैंने क्वेश्चन रीड किया था तब बताया था आप लोगों को, बोनस के ऊपर एक लाइन थी। ठीक है, तो बोनस का क्या करना है, तो बोनस के लिए अभी पीछे ही बताया था कि उनको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। जस्ट अ सेकेंड, मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ, देखो ये रहा बोनस वाली बात। तो बोनस कितना है, 10% एडिशन है ना। तो देखो रुको, ये रहा आपका बोनस का। सो बोनस का क्या करना है, कितने आवर्स है, देखो प्रोडक्टिव आवर कितने हैं ड्यूरिंग द वीक है, जैसे 48 माइनस 4 आवर्स, है ना, इंटू 4 वीक कर देंगे तो टोटल आर घंटे निकल आएंगे, है ना। 48 टोटल है, 4 माइनस कर देंगे, 4 घंटे माइनस कर दिए, इंटू 4 वीक्स, तो आ गया 176 आवर्स आ गया। ठीक है, तो जैसे ही 176 आवर आ चुका है हम लोगों का, सो हम क्या करेंगे, 176 इंटू 20 इंटू 10% कर देंगे, 10% अभी बताया था, तो वो सॉल्व करके आएगा 352, है ना। तो टोटल करेंगे तो 4912 आ जाएगा। अब हमें निकालना है मशीन एक्सपेंसेस, है ना। मशीन आवर्स देखो, अब मैं आपको क्लियर करा देती हूँ कि 176 कैसे आया है, अगर आपको डाउट है तो। मशीन आवर कैसे निकलता है, 44 आवर्स है इंटू 4 वीक का, तो 176 आवर्स हो गए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और एक चीज और भी बता देती हूँ नीचे, वो भी सॉल्व हो जाए। मशीन आर रेट निकालना है तो क्या करेंगे, ए डिवाइडेड बाय बी करेंगे, यानी कि टोटल कॉस्ट में से मशीन आर को डिवाइड देना है, यहाँ की बात कर रही हूँ मैं, दोनों को डिवाइड दो, यानी 8508 में से डिवाइड देना है 176 आर को, तो आपका 48.34 पर घंटे का मशीन आर रेट आ जाएगा। अच्छा, फिर कंज्यूमेबल्स, फिर सॉरी, मशीन एक्सपेंसेस में रिपेयर एंड मेंटेनेंस आता है। तो अभी मैंने आपको बताया रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऊपर जो भी बात लिखी गई थी वो ये रही, मेंटेनेंस रिपेयर पर वीक इज ₹60, है ना, 60 वाली बात बोली गई है ना। तो देखो क्वेश्चन जैसा बोलेगा हमें वैसे ही सॉल्व करना है। तो 60 डिवाइड बाय 3 इंटू 4 वीक, 4 हफ्ते का निकाल रहे हैं तो 4 हफ्ते के लिए मल्टीप्लाई देंगे, और मशीन कितनी थी, 3, इसलिए 3 से डिवाइड दिया। ठीक है, तो 80 रुपीज आ गया। फिर आया कंज्यूमेबल स्टोर, कंज्यूमेबल स्टोर के ऊपर भी कोई लाइन बोली होगी, कितनी बोली है, पर मशीन आर ₹75, तो 75 इंटू 4 वीक, 4 क्यों करा भाई, अभी बताया 4 हफ्ते का, तो 300 रुपए हो गए, 75 इंटू 4 300। पावर, पावर पे अभी ऊपर बात बोली थी, फिर से दिखा देती हूँ कहाँ बोली है। देखो पावर 20 यूनिट पर प्रोडक्टिव आवर पर मशीन एट द रेट ऑफ 80 पैसा पर यूनिट। तो 80 पैसा है तो 0.80 लिखना है, कहीं क्वेश्चन में आप 80 रुपीज लिख कर आ जाओ, ये गलती नहीं करनी, आपको पैसे पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है जब भी आप पावर की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो 176 आर तो टोटल था, इंटू 20 यूनिट्स बनाए, इंटू 0.80, यानी कि 20 यूनिट्स यहाँ बताया ना पावर का प्रोडक्टिव आर कितना है, यहाँ पे 30 होता तो यहाँ 30 प्रोडक्टिव आर होता, और जितना पैसा बोला उसको उससे मल्टीप्लाई दिया, तो आपका आंसर है 2816। ठीक है, अब लास्ट आता है डेप का। डेप का देखो क्या है, डेप्रिसिएशन के ऊपर कोई लाइन बोली है, हाँ जी बोली है, 52,000 था ओरिजिनल कॉस्ट, उसका 10% कितना होता है, 5200 हो गया, तो 5200 आ गया 10% के हिसाब से, और कितने हफ्ते हैं, 52 वीक है, तो इन दोनों को डिवाइड दिया और 100 से, तो इन दोनों को डिवाइड देने पे 100 आया, और कितने हफ्ते का निकाल रहे हैं, 4 हफ्ते का, तो 400 आ गया। तो इनको जोड़ दो, 80 प्लस 300 प्लस 2816 प्लस 400, देन यू विल गेट 3596। मैंने एक एक इक्वेशन बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, फिर भी कोई डाउट आता है आप आराम से कमेंट कर सकते हो, और इस तरीके का मशीना रेट वाले क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने फॉर्मेट कर लिया। ये भी क्वेश्चन के अंदर मैंने ये क्वेश्चन इसलिए चूज किया था क्योंकि इसमें डेप का काफी सारी इक्वेशन जो है सॉल्व करने को स्टैंडिंग चार्जेस में मिली थी, और
3 मशीन थी, ठीक है? तो सीखने को काफ़ी कुछ मिला होगा। बस 4 मशीन है तो 4 से आपको जो है डिवाइड देना है, 3 मशीन है तो 3 से देना है और जितने वीक्स हैं उससे मल्टीप्लाई। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। मशीन आर रेट के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। मैंने मोस्टली सब कुछ करवा दिया है इस पूरे के पूरे यूनिट में। अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड और वीडियोज़ देखना चाहते हो, तो मैं लॉन्ग वीडियोज़ बनाऊँगी, जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना। अब हमारी बची हैं 2 यूनिट, जल्दी से जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगी, वन शॉट भी आप तक पहुँच जाएगा। सो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।